हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे कि जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आइए, आज का हमारा प्रकरण है हिमालय अफवाह तंत्र। इसके बारे में देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है संगठन पाठ योजना, और बाद में लिखा होता है विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण, और दूसरी तरफ लिखा होता है दिनांक, कालांश और समयावधि। तो सबसे पहले जो क्लास हमें बीएड में मिली है वो क्लास लिख देंगे, जैसे 9th क्लास, विषय भूगोल, और प्रकरण है हिमालय अफवाह तंत्र, और दिनांक लिख देंगे, कालांश लिख देंगे और समयावधि लिख देंगे। समयावधि, जो लेसन प्लान होता है उसकी समयावधि 30 से 35 मिनट की होती है। इसके बाद लिखेंगे हम ज्ञान। ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी, जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो शिक्षण उद्देश्य 4 होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल। तो ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी हिमालय अफवाह तंत्र से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और अवबोध में लिखेंगे कि विद्यार्थी हिमालय अफवाह तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी हिमालय अफवाह तंत्र से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और अंतिम शिक्षण उद्देश्य उसमें लिखेंगे कौशल में विद्यार्थी हिमालय अफवाह तंत्र को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। इस प्रकार से 4 शिक्षण उद्देश्य हो जाते हैं। और फिर बाद में आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें 4 प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रस्तावना प्रश्न से विद्यार्थियों के जवाब आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हम पृथ्वी के किस गोलार्ध में निवास करते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न आता है दूसरा, कि उत्तरी गोलार्ध के किस देश में हम निवास करते हैं? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा भारत। भारत की नदियां अपना जल प्रवाहित करके किस तंत्र का निर्माण करती है? तो विद्यार्थी बताएंगे अफवाह तंत्र का। फिर नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस प्रकार विद्यार्थियों का जवाब होगा। ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है कि शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है सिंधु नदी तंत्र। इसमें विकासात्मक प्रश्न है कि इंडस नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा सिंधु नदी को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी, समस्यात्मक क्वेश्चन है। फिर छात्राध्यापक द्वारा कथन होगा कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के झील के निकट तिब्बत में है, और ये पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है, और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार अध्यापक द्वारा कथन हो जाता है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और फिर बोधात्मक क्वेश्चन किए जाते हैं 2 अध्यापक द्वारा। वो बोधात्मक क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विद्यार्थी जवाब देंगे मानसरोवर झील से होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा सिंधु नदी की लंबाई बताइए। तो विद्यार्थियों का जवाब होगा 2900 किलोमीटर। इस प्रकार से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है गंगा नदी तंत्र। इसके विकासात्मक प्रश्न है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? विद्यार्थियों का जवाब होगा गंगा नदी। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी तंत्र के बारे में और क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। फिर आता है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन से पहले जो पहला शिक्षण बिंदु है उसमें जो छात्राध्यापक कथन है उसके आगे श्यामपट्ट लगाना होता है। तो श्यामपट्ट लगा दिया जाता है, और श्यामपट्ट पर महत्वपूर्ण जो बातें होती है कथन में वो बातें श्यामपट्ट पर लिखी जाती है। इसी प्रकार ही तीनों में श्यामपट्ट लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु के छात्राध्यापक कथन की। तो इसमें बताएंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख स्थान से होता है। ये नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है तथा कुल लंबाई
2525 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और अर्थात इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो छात्राध्यापक कथन के आगे जैसे श्यामपट्ट लगाया हुआ है इसमें और लिखा हुआ है गंगा नदी का उद्गम लिखा हुआ है, इसकी लंबाई लिखी हुई है, कुल लंबाई लिखी है और जो इसका डेल्टा का निर्माण करती है उस डेल्टा का नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दो शिक्षण बिंदु हो गए और उनके छात्राध्यापक कथन हो गए। फिर बोधात्मक प्रश्न आते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि गंगा नदी किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा सुंदरवन डेल्टा। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन कथन से ही लिए जाते हैं, तो विद्यार्थी बताएंगे 2525 किलोमीटर। इसी प्रकार से दो शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए और तीसरा शिक्षण बिंदु है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके विकासात्मक प्रश्न है कि दिहांग के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो विद्यार्थी ब्रह्मपुत्र नदी बताएंगे। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी समस्यात्मक क्वेश्चन है। फिर छात्राध्यापक कथन, तो छात्राध्यापक कथन में इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे अध्यापक कि इस नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग आदि नामों से भी जाना जाता है। विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अध्यापक द्वारा बोधात्मक प्रश्न किए जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा 2900 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न किया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? विद्यार्थी बोलेंगे सांगपो नदी के नाम से। इस प्रकार से 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट, तीनों के श्यामपट्ट लगाने हैं और बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न। इन्हीं जो शिक्षण बिंदु किए जाते हैं और इन्हीं से मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो पहला होता है वस्तुनिष्ठ, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान प्रश्न, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, छात्रों को बताना होता है कहाँ से होता है। तीसरा प्रश्न है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये अति लघुत्तरात्मक और फिर आएगा लघुत्तरात्मक और अंतिम में जो कार्य के रूप में होता है वो होता है निबंधात्मक। इसी प्रकार से हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स।